आज दिनांक 5 सितंबर 2022 को हम सुबह दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में बैठे हैं और हमारे साथ नारायण सिंह केसरी जी अभी भी मध्य प्रदेश के इंदौर से आए हैं और भारतीय धानक समाज के राष्ट्रीय नेता हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद 2 बार रह चुके हैं। मंत्री, विधायक, एससी कमीशन में कई बड़े बड़े पदों पर रहकर इनका बहुत बड़ा तजुर्बा है और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। और आज की तारीख में इनकी उम्र भगवान की कृपा से 98 में प्रवेश कर गए हैं। और देश के जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे जो रामनाथ कोविंद जी, उनके भी घनिष्ठ मित्र हैं और देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इनका हालचाल पूछते हैं। और मध्य प्रदेश इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है और बहुत बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता नारायण सिंह केसरी साहब की इज्जत और मान सम्मान पूरा करते हैं। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में धानुक जाति के लोग रहते हैं और ये इस उम्र तक समाज की सेवा में लगे हैं और पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और धानक समाज को मार्गदर्शन करने के लिए उनका उत्थान, उनका विकास, उनको संगठित और संघर्षशील, शिक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी रहता है। और इनका ये कहना भी है कि मैं अंतिम सांस तक इस कार्य में लगा रहूँगा, अपने समाज को तरक्की की राह पे ले आने के लिए। समाज कितने नामों से जाना जाता है, कितनी संस्थाएं हैं, सैकड़ों, उस बात से इनको कोई लेना देना। ये चाहते हैं कि समाज एकजुट रहे, अपनी अपनी संस्था जहाँ जहाँ रहते हैं, जिस जिस प्रांत में रहते हैं वो चलाएं, लेकिन नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी एक समाज का बहुत विशाल संगठन होना चाहिए। और जब विशाल संगठन होगा, संगठित होगा और शक्ति का एहसास होगा कि हमारी शक्ति, हमारी जनसंख्या, धानक समाज के कितने जनसंख्या, कितने लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर ये बात पता चलती है तो इससे सरकार राजनीति पृष्ठभूमि में भी समाज को लाभ मिलेगा और समाज को शक्ति का भी एहसास होगा और राजनीति लाभ, शिक्षा में, पढ़ाई में, लिखाई में, नौकरी में, रोजगार में, सभी तरह से लाभ। अब मैं उनकी ही जुबानी और समाज को संदेश ये देना चाहते हैं और इन्हीं से इनके विचार सुनेंगे। समाज को किस तरह से संगठित होकर, शिक्षित होकर आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए और एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। आदरणीय नारायण सिंह केसरी साहब। मध्य प्रदेश में महारानी अहिल्याबाई होलकर का एक राज्य शासन व्यवस्था थी इंदौर में, और वहाँ हमारा जन्म हुआ। तो वहाँ जाति व्यवस्था का इतना कठिन दौर नहीं देखने को मिला, लेकिन जब इंदौर हम आए तो आर्य समाज में रहे। आर्य समाज के बाद में हिंदू महासभा में काम किया। उसके बाद जनसंघ में जब मैं आया तो मुझे मालूम पड़ा कि जाति व्यवस्था जो है ये कोई जन्म से नहीं है, ये लोगों की धारणा है। इस देश में हूणों का, शकों का, आर्यों का, अंग्रेजों का, मुसलमानों का जो आगमन हुआ, हमले हुए, उस हमले की परिणति है कि समाज बिखर गया। और समाज बिखरा तो कुछ समर्थ लोगों ने अपनी जाति को बड़ा बना लिया। कुछ लोगों को, बेचारों को, जो गरीब थे, हीन थे, दुखी थे, पीड़ित थे, उनको छोटी जातियों में निम्न स्तर के काम देकर उनको वहाँ पटक दिया। ऐसी स्थिति में धानुक जाति का इतिहास जो है जब ढूंढने को मिला तो पता लगा महाराज धनक, जो परशुराम के महाराजा सहस्त्रबाहु के पिता थे, ये चंद्रवंशी क्षत्रिय वर्ण है, ये धानुक समाज जो है। और ये वहाँ से महाराज धनुक के राम नाम से अपनी सारी जाति को धानुक मानते। भगवान शिव ने महाराज धनक को धनुष बाण ग्रहण दिया। भगवान शिव ने कईयों को धनुष बाण दिए। एक तो धनुष बाण जनक के दरबार में अहिल्या के, सीता के स्वयंवर में रखा गया था। इसी तरह से शिव ने कईयों को शक्तियाँ प्रदान की हैं। उस शक्ति को धारण करने वाली जो जाति है, जो संग्राम में भारतीय सामंतों के साथ लड़ी है, उस जाति में अगली पंक्ति का लड़ने वाला कोई व्यक्ति था, वो धानुक जाति थी। क्योंकि धनुष बाण से अच्छा दूर तक वार करने वाला कोई दूसरा उस जमाने में हथियार नहीं था। और उस हथियार को चलाने वाले जो लोग थे उनको धानुक शब्द से संबोधित किया गया। और ये धानुक जाति जब लड़ाइयों के युग में परास्त हुए सामंतों के जमाने में, ये पिटते चले गए। और इसी स्थिति में जब शाक, हूण, आर्य और मुगल आए, उस वक्त इस जाति का बहुत आनंद हुआ
और उसके बाद फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने आकर के सामंतवाद को, यानी जो सामंतवाद था और पूंजीवाद था, उस पर उन्होंने जब चोट की तो फिर सब जातियों को न्याय मिलना शुरू हुआ और न्याय के आधार पर जातियों का विकास हुआ। उसी में नेता पैदा हुए, उसी में राजनीतिक पार्टियां पैदा हुई। गांधी जी से लेकर के और डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के सब ने छोटी जातियों को उठाने का बीड़ा उठाया और छोटी जातियों को स्वाभिमान से जगाने की बात की। और उसी बीच में राजनीतिक ध्रुवीकरण आया और राजनीतिक ध्रुवीकरण में जातियों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को जातियों की आवश्यकता पड़ी। जातियों में लीडर पैदा हुए। अनुसूचित जाति में अंबेडकर के बाद बहुत नेता पैदा हुए और उन्होंने स्वाभिमान से जीने की संकल्प लिया है। और उसी दौर में मैं राज्यसभा एमएलए होने के बाद, राज्यसभा होने के बाद जब मैं कमीशन में था, तब मुझे वो कमीशन में लिस्ट देखने को मिली जो अनुसूचित जाति की लिस्ट थी कि किस आधार पर इनको अनुसूचित जाति में डाला गया है, धानुक जाति को। तो जब मुझे सूचना वो पढ़ने को मिला तो पता लगा कि जब अनुसूचित जाति की सूची बनी है उसमें उनका काम, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके रीति रिवाज, उनके देवी देवता, ये सब निम्न कोटि में आते हैं ऐसा समझ करके। और समाज इनको सम्मान की दृष्टि से देखता नहीं है। इनकी बस्तियां गांव से बाहर होती हैं और ये खान पीन भी इनका अच्छा नहीं होता, इसलिए इनको निम्न कोटि में डालकर उनको हरिजन शब्द से गांधी जी ने संबोधित किया। शासन ने उसको शेड्यूल कास्ट के नाम से संबोधित किया और आगे जाकर के इन जातियों में कुछ चेतना आई। और चेतना का परिणाम यह है कि धानुक जाति को अपने इतिहास का पता लगा और जब इतिहास का पता लगा, धानुक जाति ने एक राष्ट्रीय संगठन बनाया है और राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से ये जाति कोई ऐसा घिनौना काम नहीं करती है, अछूत काम नहीं करती है जिसके कारण इसकी उपेक्षा हो, इसको छोटा समझा जाए। इसके काम में संगीत है, संगीत हर देवताओं के हाथ में संगीत के बाजे में लगे हुए हैं। इसके हाथ में खेलकूद के जो सामान है, इसके हाथ में जो कला है, बाँस की कला भी है, उस कला से भी निपुण है। ऐसे कारणों से गरीबी जो है वो मुख्य कारण है इसकी पतन का। और गरीबी को निकालने के लिए सरकार ने योजना बनाई है। सरकार, वर्तमान सरकार जो है, सभी समाजों को उठाने का प्रयास कर रही है। इसलिए धानुक समाज पूरे देश में संगठित हो रहा है और इसके संगठन की श्रृंखला जो है सारे देश में, हरियाणा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सब दूर कार्यकर्ता तैयार हुए हैं और सब एक नाम से। अभी सरकार ने घोषणा की है कि अब जनसंख्या का आधार जब ढूंढना जाएगा तब व्यक्ति उसकी जाति पूछी जाएगी। और अब तय किया है सभी समाज के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने घूम घूम करके कि सारी जाति को संदेश दे रहे कि वे जब जनसंख्या का अधिकारी या कर्मचारी हमारे सामने आए तो नाम के साथ साथ अपनी जाति धानुक लिखाएं। धानुक, धानक एक ही चीज़ है और एक ही संस्कार है इनके। नहीं, जिस प्रकार आपके पूरे भारतवर्ष में धानुक जाति की जो हजारों लाखों करोड़ों की है, तो उस हिसाब से जो राजनीति लाभ मिलना चाहिए था, जो राजनीति क्षेत्र में जो देश की सरकारें उनको आगे लानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं ला पाई है। ऐसा है, जब संविधान बनाने की बात आई उस तब तो 52 के इलेक्शन में अंबेडकर के साथ में जो कांग्रेस के बड़े नेता उस जमाने में थे, जवाहरलाल जी वगैरह, इन लोगों की आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण अंबेडकर मिशन को थोड़ा नुकसान पहुंचाया, उसको कमज़ोर करने का प्रयास किया। और उसको कमज़ोर करने के कारण जातियों की जो व्यवस्था, जातियों को लाभ मिलना चाहिए था, उसमें बड़ा फर्क आया, बड़ा पक्षपात हुआ है। कुछ जातियों को अधिक लाभ मिला आज़ादी का, कुछ जातियों की पूरी तरह से उपेक्षा हुई। और ये धानुक जाति जो है, ये विषय राष्ट्रीय संकल्प की जाति है, राष्ट्रीय विचारधारा की जाति है, किसी जाति से, किसी ग्रुप से, किसी लीडर से बंधी हुई नहीं है। इसके कारण इसकी उपेक्षाएं हुई हैं और राजनीतिक दृष्टि से अब इसमें बड़ी चेतना आई है। जगह जगह लोग काम कर रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। जो आप धानक समाज के राष्ट्रीय नेता हैं और इस समय 98 वर्ष की उम्र होने वाली है आपकी, और आप इस समय समाज को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं कि ताकि वो संगठित विकास हो, उत्थान हो उनका, आने वाली पीढ़ी जो है, भविष्य का फ्यूचर क्या है और राजनीति पृष्ठभूमि में किस तरह से उनको भूमिका निभानी चाहिए, संगठित रह के क्या आगे राष्ट्रीय स्तर पर जो प्लेटफॉर्म बनेगा तो किस तरह से हम अपने पक्ष को सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। मैंने आपको पहले कहा है कि मैं आर्य समाज से जब राजनीति में आया तो आर्य समाज ने महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों से ऐसा प्रतीत होता था और ऐसा संदेश जाता था
कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जातियां बराबर हैं। मनुष्य के संस्कार, मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य के कामकाज, मनुष्य के रहन सहन, ये आदमी को नीचे ऊपर ले जाती है। इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। और धानुक जाति जो है पूरे देश में, इन्हें संख्या में भारत के अनुसूचित जाति सूची में 50% के करीब धानुक जाति की संख्या है। बिहार हमारे इसके लिए बहुत बड़ा केंद्र है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब भी हमारा केंद्र, यूपी हमारा बहुत बड़ा केंद्र है। इन सब में जब ये देखा गई और शासकीय योजनाओं से उपेक्षित है, उसका कारण जब मालूम पड़ा, मालूम यह है कि शासकीय जब आज़ादी आई तो जमीनों के बंटवारे हुए, कुछ लोगों को मिला, कुछ जातियों को मिला, कुछ को नहीं मिला। एजुकेशन का लाभ मिला, कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला। सरकारी जो दान पुण्य है, सरकारी लोन वगैरह धंधे के लिए मिलना चाहिए तो वो नहीं मिले। तो ये जाति जो है इन सब कारणों से राजनीतिक नेताओं के सोच विचार से उपेक्षित रही है। और अब इस जाति में जागृति आई है, चेतना आई है। उसको संगठित करने के लिए हम सारे प्रदेश में कार्यकर्ता को तैयार कर रहे हैं और कार्यकर्ता तैयार भी हुए हैं। अभी बिहार में, हरियाणा में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा आए थे। अभी बिहार में हम कार्यक्रम 10,000 भीड़ का कार्यक्रम हुआ है, उसमें वहाँ के पूरे नेता लोग हाजिर हुए और सबने ये प्रशंसा की है कि ये जाति अछूत नहीं है, लेकिन अछूत गरीबी के कारण और लोगों के नज़दीक रह बस्तियों के कारण इसको अछूत माना गया है। लेकिन फिर भी अगर अछूत माना गया है तो अछूतों का अधिकार इसको पूरे मिलना चाहिए। उसको नहीं मिले हैं, इसके लिए संगठित हो रही है। अभी इस समय हम ये चाहेंगे राष्ट्रीय स्तर पर जो आपका जो पूरा समाज है उसको एक इस तरह का कोई संदेश दिया जाए ताकि वो अपनी मौजूदगी सभी राज्यों की सरकारों को दर्ज कराएं कि हम किसी से पीछे नहीं है। राजनीतिक पृष्ठभूमि हो, चाहे वो संगठित समाज का हो, चाहे समाज के कल्याण के विकास की बात हो, चाहे उनकी जनसंख्या की बात हो। और जहाँ भी जनसंख्या आधार पर जनगणना हो रही है तो उनको इस तरह की अपने समाज की जो उनका जो समाज है और जो जाति वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से धानुक, धानका, मंडल, महतो, तो सभी जनगणना अधिकारियों को ये बताएं कि हम धानुक समाज से हैं। तो मैं केसरी साहब ये चाहता हूँ कि आप फाइनल में, आखिरी में एक समाज को ऐसा संदेश दें कि उनके अंदर एक उमंग जागे और वो धानक समाज से बिलोंग करते हैं, बढ़ चढ़ के इस बात को आगे बोलें ताकि सरकारें ये जान सके कि धानक समाज पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत के हर राज्य में निवास करता है। जातियों की स्थिति जो इतनी खराब और अच्छी मानी गई है, ये सामंत युग का परिणाम है। सामंत युग में जो कुछ लोग थे जो बड़े अपने आप को मानते थे, उन्होंने कई जातियों को निम्न कोटि में डाल दिया। और निम्न कोटि में डालने के मतलब गरीबी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई थी कि आज गरीब आदमी जो है रोटी से मोहताज हो गए, जमीन कुछ के पास हो गई, पूंजी किसी के पास हो गई, उद्योग किसी के पास हो गए। जिन जातियों के पास तो कोई उद्योग, जमीन और साधन नहीं थे, उन जातियों को छोटा माना गया। लेकिन अब सरकार ने जो घोषणा की है, जातियों का पता लगाना चाहिए। तो मोदी जी की सरकार ने घोषणा की है कि सब जातियों का हिंदुस्तान में पता लग जाएगा कि किस जाति की संख्या क्या है। उसी आधार पर हमने संदेश दिया है पूरे समाज को कि सब अपने जनसंख्या अधिकारी के सामने अपने नाम के साथ में अपनी जाति जरूर लिखाएं। और धानक और धानका दोनों एक ही जाति है, कोई अलग जाति नहीं है। भिन्न भिन्न नामों को छोड़ करके दो नामों पर जोड़ दिया गया है। ये थे हमारे साथ धानुक समाज के राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्रीमान नारायण सिंह केसरी, पूर्व सांसद राज्यसभा, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और धानक समाज को संदेश भी दिया और सरकारों को भी संदेश दिया। इवन इसमें ये कहेंगे हम कि देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनको भी अपने शब्दों में संदेश दिया कि हमारे इस जो समाज है, हमारी जो जाति है, किस प्रकार से किस किस दौर से गुजरी है और कब कब उन्होंने देश की सरकारों के साथ योगदान दिया है और कब कब उन्होंने क्या क्या अपने अधिकारों को हनन के रूप में देखा है। और अब अपने अधिकारों के लिए वो बहुत जागरूक हैं, संगठित हैं और अपने शक्ति बल, जनसंख्या बल देश की सरकारों को दिखा रहे हैं और राजनीतिक भागीदारी में भी देश के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं लक्ष्मण कुमार इंदौरिया, IPPCI media.org वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया से बहुत बहुत